हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो आज प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि बिना मतलब के भी हर कोई इज्जत दे। यानी अगर आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2019 यूपीएससी का रिजल्ट आया है। आप जिन्हें जानते नहीं, जिनके बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं था, लेकिन जो टॉपर्स हैं आपके मन में उनके लिए इज्जत जरूर आ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है। इसलिए अभी तक आप उनको जानते भी नहीं थे और ना ही उनको इज्जत देते थे। तो इसलिए आप ऐसा मुकाम हासिल करिए, ऐसी सफलता पाइए कि जो ना भी जानते हों, चाहे वो आपके आसपास के ही हों, आप पर गौर ना करते हों या आपका नाम ना सुना हो, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता खुद शोर मचा देगी और निश्चित तौर पर वो आपको जानने लगेंगे और आपकी सफलता के बारे में दूसरों को भी बताने लगेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सफलता के बारे में सोचिए, कैसे सफल होना है इसके बारे में सोचिए। चलिए अब आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 4 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, चीन ने ही किया था एलएसी का उल्लंघन। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर दस्तावेज में यह बात मानी थी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया था। दूसरी न्यूज़ है कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं और अभी हाल ही में जो जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया था उसके उनके बाद इनकी नियुक्ति की गई है। तीसरा है कि राजीव महर्षि की जगह जीसी मुर्मू होंगे देश के नए कैग। और चौथा है कि आम कर्जदारों व कंपनियों को भुगतान में बड़ी राहत। रिजर्व बैंक ने जो मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक के बाद जो ऐलान किए हैं वो क्या क्या है इसमें हम देखेंगे। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। चीन ने किया था एलएसी का उल्लंघन। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का आक्रामक रवैया अभी कायम है। रक्षा मंत्रालय ने माना है कि बीते 5 मई के बाद चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में एलएसी का उल्लंघन किया था। इसके अलावा उसने बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा किया है। उसका यह भी कहना है कि एलएसी पर चीनी आक्रामकता में कमी नहीं आई है और सैन्य गतिरोध लंबा खिंचने की आशंका है। हालांकि चीनी घुसपैठ पर आधिकारिक तरीके से सामने आए तथ्यों पर सरगर्मी बढ़ी तो रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से दस्तावेजों के अंश को चुपचाप हटा लिया। रक्षा मंत्रालय ने 4 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर ताजा घटनाक्रम की जानकारी साझा करते हुए एक दस्तावेज अपलोड किया था। इसमें एलएसी पर चीनी अतिक्रमण शीर्षक के साथ पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ की जानकारी साझा की गई थी। इसमें यह स्वीकार किया गया था कि मई से चीन ने अपनी आक्रामकता लगातार बढ़ाई है। गलवान घाटी में 5 मई के बाद उसकी आक्रामकता ज़्यादा रही है। चीनी सैनिक कुगरंग, नाला गोगरा और पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर 17-18 मई को घुसे थे। दस्तावेज में है कि तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों की स्वीकार्य सहमति का रास्ता तलाशने को कूटनीतिक दौर जारी है। भारत ने विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही। चीन से भी कहा गया कि वह सैनिकों को पूरी तरीके से वापस बुलाने को सुनिश्चित करे। नेक्स्ट न्यूज़ है, मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर चयन किया गया है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति का 1 साल पूरा होते ही उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद गुरुवार को 61 वर्षीय पूर्वी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। वह शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। उन्हें चीफ जस्टिस गीता मित्तल शपथ दिलाएंगी। नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दोपहर करीब 1:45 दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सिन्हा ने कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ चंद मिनटों की एक बैठक कर हालात को समझा। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजीव महर्षि की जगह जीसी मुर्मू होंगे देश के नए कैग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे जीसी मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग होंगे। वे राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। महर्षि 1978 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। वे इस पद पर 1 साल रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है, आम कर्जदारों व कंपनियों को भुगतान में बड़ी राहत।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद गुरुवार को एमएसएमई व खुदरा कर्जदारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत उसने उद्योग जगत समेत बैंकों की मांग मानते हुए इन कर्जदारों के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग की इजाज़त दे दी। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने गोल्ड लोन के तहत कर्ज की सीमा सोने के कुल मूल्य के 90% तक कर दी, जो पहले 75% थी। इस फैसले से उन आम ग्राहकों को भी बड़ी राहत मिलेगी जो पारिवारिक जरूरतों और मुश्किल वक्त से पार पाने के लिए स्वर्ण संपत्तियों के बदले कर्ज लेना चाहते हैं। यह व्यवस्था अगले वर्ष 31 मार्च तक लिए जाने वाले गोल्ड लोन पर लागू होगी। इस समीक्षा बैठक में हालांकि केंद्रीय बैंक ने उन नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जिन पर उद्योग जगत समेत आम लोगों की भी सबसे ज्यादा नजर थी। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने लोन पर मोरेटोरियम को भी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब यह है कि होम लोन, ऑटो और पर्सनल लोन जैसे खुदरा लोन धारकों को सितंबर से अपनी ईएमआई भुगतान शुरू करना पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की। उसमें कोविड से प्रभावित बैंकिंग लोन को रिस्ट्रक्चर करने की नीति की घोषणा की गई है। समीक्षा में ब्याज दरों को प्रभावित करने वाले रेपो रेट को 4% पर ही स्थिर रखा गया है। ये नेशनल न्यूज़ की 4 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भ्रामक पोस्ट फेसबुक द्वारा हटा दिया गया है और ये यूट्यूब ने भी हटाया है। दूसरा है श्रीलंका में राजपक्षे की पार्टी जीत की ओर। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। फेसबुक ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट हटा दिया है। ट्रंप ने इसमें कहा था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए बच्चे लगभग इम्यून हैं। फेसबुक ने इस भ्रामक सूचना संबंधी अपनी नीति के खिलाफ पाया और 4 घंटे के अंदर ही हटा दिया। हालांकि तब तक 5 लाख लोग इसे देख चुके थे। ट्विटर व यूट्यूब ने दलील देते हुए इस वीडियो का लिंक हटा दिया है। दूसरी न्यूज़ है श्रीलंका में राजपक्षे की पार्टी जीत की ओर। श्रीलंका में सदस्यीय चुनाव के तहत हो रहे मतगणना में रुझान से लग रहा है कि राजपक्षे परिवार की श्रीलंका पीपुल्स पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। अभी तक घोषित 16 सीटों के चुनाव परिणामों में एसएलपीपी ने 13 सीटें जीत ली हैं और उन पर उसे 60% से ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को प्रभावशाली जीत के लिए बधाई दी है। दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। राजपक्षे ने ट्वीट पर करके मोदी का आभार जताया और संबंधों में मजबूती का भरोसा जताया है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि निगेटिव रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट, ये बोला है आरबीआई ने। दूसरा है जापान की कंपनियों के लिए भारत ने बिछाया रेड कारपेट और 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है कर्ज भुगतान की अवधि। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। निगेटिव रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट। कोविड का असर बहुत गहरा है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि 4 महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी चालू वित्त वर्ष के लिए सालाना आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय नहीं कर सकी है। उम्मीद है कि गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान इस संबंध में घोषणा करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि पहली बार केंद्रीय बैंक ने यह माना कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट नकारात्मक रहेगा, यानी अर्थव्यवस्था में संकुचन होगा। आरबीआई से पहले वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, फिच, एस&पी जैसे रेटिंग एजेंसियों के अलावा अन्य कई वित्तीय सलाहकार संस्था अपनी रिपोर्ट में भारत की विकास दर के 0 से नीचे रहने की बात कह चुके हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने इकोनॉमी की ताजा सूरत पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इकोनॉमी के संकुचन में रहने की आशंका है। पूरे 2020-21 के लिए जीडीपी विकास दर के निगेटिव में रहने का अनुमान है। अगर कोविड-19 महामारी जल्द नियंत्रित हो जाती है तो स्थिति में सुधार की रफ्तार को तेज किया जा सकता है। वहीं महामारी के फैलने, मानसून के सामान्य से कमजोर रहने व वैश्विक वित्तीय बाजार में अनिश्चितता से स्थिति और खराब हो सकती है। नेक्स्ट है कि जापान की कंपनियों के लिए भारत ने बिछाए रेड कारपेट।
चीन से निकलने वाली जापानी कंपनियों को भारत में लाने के लिए सरकार ने रेड कारपेट बिछा दिए हैं। इसके साथ साथ जापान की कंपनियां भारत में निवेश से पहले कई सुधार चाहती हैं और सरकार इस दिशा में कई काम भी करने को तैयार है। जापानी कंपनियां मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स, टैक्स प्रक्रिया, श्रम कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सुधार चाहती हैं। गुरुवार को वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान एवं वहां की कंपनियों को इस बात का भरोसा दिया कि इन सारी कंपनियों को 1 महीने के अंदर जो भी कंपनियां हैं उनको दूर कर दिया जाए कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने रेलवे, रोड व शिपिंग सीबीआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों से इन मामलों में जापानी कंपनियों के अनुरूप नियमों को सुगम बनाने के लिए कहा है। गुरुवार को जापानी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गोयल समेत विभिन्न मंत्रालयों के सचिव एवं जापान के मंत्री व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जापानी कंपनियों को यह भी भरोसा दिया गया कि निवेश के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार एक कंपनी के साथ एक अधिकारी नियुक्त करेगी। अभी 50 जापानी कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आई हैं, जिनमें से 25 ने निवेश करना शुरू कर दिया है। लास्ट न्यूज है हमारी इसमें कि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है कर्ज चुकाने की अवधि। कोविड-19 ने जिस तरह से पूरी दुनिया में इकोनॉमी का पर नकारात्मक असर डाला है, उसे देखते हुए घरेलू उद्योग जगत के साथ साथ बैंक भी आरबीआई से गुजारिश कर रहे थे कि कर्जदाताओं को भुगतान के लिए और मोहलत मिले, यानी उनके कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग हो। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बकाया लोन की शर्तें दोबारा इस तरह से तय की जाती हैं कि कर्जदार को भुगतान से सहूलियत हो। आरबीआई ने कहा कि इस बार कर्ज चुकाने की अवधि 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस स्कीम के तहत फ्रेमवर्क बनाने के लिए केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। वैसे आरबीआई ने कहा है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले यह योजना लागू होगी और बैंकों को 180 दिनों के लिए इसे लागू करना होगा। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है दिखने लगे परिवर्तन के परिणाम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आर्थिक संभावनाओं की राह में अनुच्छेद 370 एक अवरोध बना हुआ था, जिसके हटने के बाद से स्थिति बदल रही है। हालांकि वास्तविक बदलाव तभी दिखेगा जब निजी क्षेत्र निवेश के लिए आगे आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है व्यापक असर वाली नई शिक्षा नीति। क्योंकि केंद्र समेत ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, इसलिए नई शिक्षा नीति आसानी से लागू हो सकती है और इसी पर लिखा गया आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रॉयल होलेप में पीएचडी स्कॉलर अरविंद कुमार द्वारा। तीसरा आर्टिकल है आसानी से नहीं मानेगा चीन। चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने से अभी भी तैयार नहीं है, इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं और पहला आर्टिकल लिखा है हमारे इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल द्वारा। केंद्र सरकार ने गत वर्ष 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और धारा 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर राज्य की निगरानी में एक नया अध्याय जोड़ा। उस अनुच्छेद और धारा की अतीत में भले ही कोई प्रासंगिकता रही हो, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका कोई औचित्य नहीं रह गया था। उनके कारण यह क्षेत्र एक प्रकार से अलग थलग पड़कर अतीत की जंजीर में ही जकड़ा हुआ था। ऐसे में मोदी सरकार ने इस बंदिशों को तोड़कर संसाधन संपन्न इस क्षेत्र में संभावनाओं की नई तान को छेड़ा है। इसमें भी महत्वपूर्ण सरकार द्वारा राज्य के विभाजन द्वारा दांव रहा, जिसमें सूबे को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसमें लद्दाख के विद्यमान विपुल संभावनाओं के मूर्त रूप लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह इलाका जम्मू कश्मीर का पुच्छल्ला मात्र बनकर रह गया था। एक नए गतिशील और जीवंत लद्दाख का खाका तैयार किया गया है। स्थानीय परंपराओं वाला चिकित्सा पद्धति सेवा रिगपा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक शोध संस्थान स्थापित किया जा रहा है, ताकि तिब्बत चिकित्सा के प्रशिक्षित चिकित्सक तैयार हो सके। लद्दाख विश्वविद्यालय भी शुरू हो गया है। एक होटल प्रबंधन संस्थान बन रहा है। एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है। वहीं कारगिल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना तैयार की जा रही है। दूर दराज के इलाकों में भी नई चमक देखी जा सकती है, जहां करीब 786 नए एमएसएमई को स्वीकृति मिल चुकी है। विंग गेम्स भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और लद्दाख जल्द ही
विंटर टूरिज्म के लिए एक प्रमुख अड्डे के रूप में उभरेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी साल भर में संबल मिलता रहेगा। यह नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। वहीं कारगिल में सामान्य उड़ानों के संचालन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 की जकड़न से मुक्ति के बाद यहां भी देश के अन्य भागों में परिवर्तन लागू हो गए हैं, और जो मौजूदा दौर की जरूरतों के हिसाब से बेहद जरूरी है। अभी तक वाल्मीकि समुदाय के लोगों को केवल साफ साफ और गोरखा समुदाय के लोगों को महज चौकीदारी का ही काम मिलता था, लेकिन अब उन्हें इन बेड़ियों से मुक्ति मिल गई है। महिलाओं के अधिकार उत्तराधिकार के रूप से जुड़ा प्रतिगामी कानून भी जल्द ही लागू करने की इसमें सिफारिश की गई है। यहाँ की अथाह आर्थिक संभावनाओं की राह में अनुच्छेद 370 एक अवरोध बना हुआ था, जिसके हटने के बाद से स्थिति बदल गई है। वहाँ 20,000 मेगावाट पनबिजली की क्षमताएं हैं, लेकिन 7 दशकों के दौरान महज 3,500 मेगावाट बिजली उत्पादन ही संभव हो सका है। अब कई अटकी हुई परियोजनाओं की किस्मत ने पलटी खाई है और 1,000 मेगावाट की पाकल दुल और 624 मेगावाट की कीरू परियोजना शुरू हो गई है। नए शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आईआईटी और जम्मू कश्मीर में एम्स का काम तेजी से हो रहा है। वस्तुओं की आवाजाही की राह में आने वाले रोड़े हटाए जा रहे हैं। इस प्रकार देखें तो काफी कुछ बदला है, लेकिन वास्तविक बदलाव तभी दिखेगा जब यहाँ निजी क्षेत्र निवेश के लिए आगे आएगा। इसके लिए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज स्थापित करने की आवश्यकता है। पर्यटन और पनबिजली के अलावा जहां जम्मू कश्मीर में दवा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए, तो लद्दाख में सौर एवं पवन ऊर्जा और आईटी के लिए व्यापक संभावनाएं हैं, जिसका धूल रहित और ठंडा परिवेश तकनीकी कंपनियों के लिए एक आदर्श ठिकाना होगा। व्यापक असर वाली नई शिक्षा नीति। दूसरा आर्टिकल है हमारा, लंबे विचार विमर्श के बाद केंद्र ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है, जो राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई गई नई शिक्षा नीति की जगह लेगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाते हुए 21वीं सदी के भारत की नींव रख सकती है। इसमें 6 वर्ष से पहले ही बच्चों की शिक्षा शुरू कर काफी जोर दिया गया है। बच्चों के दिमाग का 85% हिस्सा 6 वर्ष के पहले ही विकसित हो जाता है। इस उम्र में बच्चों को सिखाने पर ही ध्यान नहीं देने से उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तमाम शोध से साबित हुआ है कि बच्चों के पढ़ने की क्षमता उनके बचपन में मिले संतुलित आहार से प्रभावित होती है। स्कूली शिक्षा में दूसरा बड़ा बदलाव साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्ट्रीम को समाप्त करना है। अब बच्चे 11वीं और 12वीं में अपनी पसंद का कोई भी विषय चुन सकते हैं। एक अन्य अहम बदलाव यह हुआ कि संगीत, खेलकूद जैसे विषय मुख्य विषय बना दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार अब स्कूलों में मुख्य योग्य शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए 4 वर्षीय बीए प्लस बीएड कोर्स शुरू कर रही है। उच्च शिक्षा में कई बदलाव लाने बाकी हैं अभी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को लेकर है। अब तक यूजीसी, एआईसीटीई जैसे संस्थान उच्च शिक्षा पर निगरानी रखती थी, जिससे एक जैसे मामलों में उनके अलग अलग निर्णयों की वजह से काफी दिक्कतें आ रही थीं। अब ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर केवल एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग होगा। दूसरे बड़े बदलाव के तहत देश में विश्वविद्यालयों को ब्रिटेन की तर्ज पर शोध केंद्रित और शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा। साथ ही तमाम डिग्रियां कॉलेजों को भी स्वायत्तता दी जाएगी। अगर छोटे शहरों के पुराने डिग्री कॉलेज को स्वायत्तता मिलती है तो वहां भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सभी डिग्री कॉलेजों पर विश्वविद्यालय की निगरानी रखने की नीति का परिणाम यह हुआ कि अच्छे खासे चल रहे डिग्री कॉलेज भी नए नए खुले विश्वविद्यालय की प्रशासनिक निगरानी में आ गए हैं। नए विश्वविद्यालय खुद ठीक से खड़े नहीं हो पाए हैं और उन्होंने पुराने डिग्री कॉलेजों को भी डुबो दिया। सरकार अब जाकर इस समस्या को पहचान पाई है। उच्च शिक्षा में तीसरे बदलाव के तहत अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, लेकिन उसमें भी बीच में कोर्स को छोड़ने का प्रावधान होगा। अगर कोई 1 साल में कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट 2 साल में, डिप्लोमा 3 साल में डिग्री मिलेगी। 4 साल बाद रिसर्च ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जिसकी बदौलत छात्र बिना एमए किए सीधे पीएचडी में प्रवेश पा लेंगे। 4 वर्षीय कोर्स के विपरीत सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति दिनेश सिंह द्वारा तैयार 4 वर्षीय ग्रेजुएशन का मॉडल अपनाया
अपनाना चाहिए था, जिसमें पहले साल के छात्र को भाषा, कम्युनिकेशन आदि के बारे में पढ़ना होता है। फिर जो कोर्स उसे पसंद आए उसमें प्रवेश लेना होता है। हालांकि इस समस्या को सुलझाने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को क्रेडिट आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ने को कहा गया है, जिसके तहत छात्र अपनी पसंद का विषय पढ़ सकता है। अगर वह विषय उसके विश्वविद्यालय, कॉलेज में नहीं है तो दूसरे विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ सकता है, जिसे डिग्री कोर्स में अंकित किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बड़ी संख्या में छात्रों को नामी गिरामी शिक्षण संस्थानों से कोर्स करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव एमफिल की डिग्री की समाप्ति है। नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से ज़्यादा कारगर साबित होने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में भाषा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। जब 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, तब कुछ समय बाद 1989 में ही राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें बननी शुरू हो गई थी। उन सरकारों ने उस शिक्षा नीति के अच्छे प्रावधानों को भी लागू करने से मना कर दिया था। जैसे तमिलनाडु ने नवोदय विद्यालय का यह कहकर विरोध किया था कि यह हिंदी थोपने की साजिश है। इस वजह से तमिलनाडु के लाखों बच्चे नवोदय विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में असफल रहे। नेक्स्ट आर्टिकल है, आसानी से नहीं मानेगा चीन। इस पर हैरानी नहीं है कि भारत इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने जो गतिरोध पैदा किया वह लंबे समय तक जारी रह सकता है। चीन यथास्थिति को लेकर सहमत होने के बाद भी जिस तरह आनाकानी करता चला आ रहा है, उससे यह साफ है कि उसके इरादे नेक नहीं है, वह आसानी से मानने वाला नहीं है। चीन के अतिक्रमणकारी रुख को देखते हुए केवल यही आवश्यक नहीं है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की चौकसी बढ़ाई जाए, बल्कि यह भी है कि उसके खिलाफ कूटनीतिक सक्रियता और अधिक बढ़ाई जाए। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए केवल सीमा पर ही आक्रामकता नहीं दिखा रहा, बल्कि कश्मीर मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भाषा भी बोल रहा है। भारत केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकता कि चीन के साथ पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। यदि चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आता तो फिर भारत को भी हांगकांग, तिब्बत के मसले उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ भी जरूरी है कि भारत एक चीन नीति को खारिज करने के साथ ही दक्षिण चीन सागर मामले में इस पर जोर दे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हर हाल में किया जाए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो है बीसीसीआई ने 1 साल के लिए खत्म की वीवो संग साझेदारी। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण को स्पॉन्सर नहीं करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस संबंध में गुरुवार को आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने वीवो के साथ आईपीएल के आगामी सत्र के लिए मुख्य प्रायोजक करार को निलंबित कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही बीसीसीआई की चिंता बढ़ गई है कि आखिर इस साल यूएई में होने वाली प्रतिष्ठित T20 लीग को स्पॉन्सर कौन करेगा। इसी साल जून में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत के बाद से ही कई लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने की बात कही थी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने जब रविवार को बैठक में स्पॉन्सर रिटेन करने की बात कही थी तो भी सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर विरोध जताया था। तो ये आज का 7 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।